हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन एप्रिसिएशन में। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था रेस्पिरेशन के बारे में। लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग रेस्पिरेशन को पढ़ रहे थे। रेस्पिरेशन प्रोसेस, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल थ्रू ऑक्सीडेशन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, स्पेशली सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये एक सेलुलर लेवल की फिनोमिना होती है। रेस्पिरेशन में फिर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ा था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ा था। एरोबिक रेस्पिरेशन O2 के प्रेजेंस में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन से हमको बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलती है, लगभग 36 ATP, कभी कभी 38 ATP भी मिलती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 गैस रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है फूड का कंप्लीटली, यानी कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में कई सारे स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस होती है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, क्रेब्स साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है O2 यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भोजन का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि कम ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कम एनर्जी रिलीज होती है। सिर्फ और सिर्फ मैं अभी आपको बताऊंगा 2 ही ATP मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जहां हमको 36 ATP मिलती है, वहीं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ATP ही मिल पाती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 गैस रिलीज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन इट मींस फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन 2 तरह से हो सकता है। एक तो होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है उसमें CO2 गैस रिलीज नहीं होती है, और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है उसमें CO2 गैस रिलीज होती है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। मैंने आपको प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन के भी डिफरेंसेस बताए थे। जो मेन प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण। और ये प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी दोनों में सेम होता है। ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं, जो जाकर के भोजन को ऑक्सीडाइज करता है, वहां पे CO2 गैस निकलती है जिसको हम बाहर निकालते हैं। यही प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। बस O2 कहां से अंदर गया है। O2 प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाता है और CO2 बाहर निकलती है स्टोमेटा के थ्रू। लेकिन एनिमल्स में O2 रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अंदर जाती है और CO2 भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकलती है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही डिफरेंस होता है अगर देखा जाए तो। बाकी जो मेन प्रोसेस है एनिमल्स और प्लांट्स में, दोनों के दोनों सेम ही होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। हम लोगों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जाता है और प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू जाता है। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स को। होता क्या है कि जनरली कोई भी चीज जब ऑक्सीडाइज होती है तो उसकी एनर्जी हीट के थ्रू बाहर निकल जाती है, हीट के रूप में उसकी एनर्जी बाहर निकल जाती है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन प्लांट्स जो हैं ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं जिसमें उनकी एनर्जी हीट के रूप में कन्वर्ट नहीं होने पाती और वेस्ट नहीं होने पाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये स्ट्रेटेजी होती है प्लांट्स की। और ग्लाइकोलिसिस जो है ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में मेनली कार्बोहाइड्रेट को ही लेते हैं। प्रोटीन और फैट को प्योर फॉर्म में हम कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में, यानी कि जिसको ऑक्सीडाइज करना है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब होता है जिसको हम लोग ऑक्सीडाइज करने वाले हैं। प्योर फैट और प्योर प्रोटीन को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं। और जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को भी डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करते हैं। उस एनर्जी को सबसे पहले एक सिंथेसाइज्ड ATP के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और उस ATP के फॉर्म में हम लोग एनर्जी को यूज करते हैं। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी का फॉर्म है, इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, सेलुलर फ्यूल भी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है इसको, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आइए शुरू करते हैं अब ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस स्टेप में इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, 10 स्टेप्स में होता है ग्लाइकोलिसिस, और इसमें
बहुत सारे एंजाइम्स भी लगते हैं, बहुत सारे एक्टिवेटर्स भी लगते हैं जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। 10 स्टेप्स में होता है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, ये हम बाद में लिखेंगे। पहले ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज होता है, जो मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का, उसको लिया जाता है। हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, यानी कि भोजन का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो गया। अब एटीपी बनने लगेगी धीरे धीरे। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यहां पे एक एटीपी लगती है, यहां पे एक एटीपी लगती है और कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में, यानी कि एटीपी कन्वर्ट हो गई एडीपी में। एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं एटीपी में। और एडीपी मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि इसमें 2 एडीपी होते हैं, 2 फॉस्फेट होते हैं। तो एटीपी अपना एक फॉस्फेट इसको दे देता है, जो कि जाके ग्लूकोज के छठे कार्बन पे ऐड हो जाता है। और यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होती है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। ग्लूकोज जो होता है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप से डेराइव्ड होते हैं, और जो एल्डिहाइड ग्रुप से डेराइव्ड होते हैं, और जो फ्रक्टोज होता है ये कीटोन ग्रुप से डेराइव्ड होता है। बस दोनों में इतना ही अंतर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो इसीलिए यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसको बोलते हैं आइसोमेरेज, इसको आइसोमेरेज एंजाइम बोला जाता है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। अब आप देख रहे हैं कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट और जुड़ा है, तो यानी कि एक एटीपी और लगी होगी। तो एक एटीपी और लगती है और अपना इसको फॉस्फेट दे देती है, जो कि जाके फर्स्ट कार्बन पे जुड़ जाता है और एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 चीजों में कन्वर्ट होता है। सबसे पहला है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। और जो एंजाइम यूज होता है इन दोनों को कन्वर्ट करने में, उसको बोलते हैं ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम यूज होती है, जो कि 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को दोनों में कन्वर्ट करती रहती है। ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। अब 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट होगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और यहां पे एक एनएडी लगती है, एनएडी मतलब कि निकोटिनेमाइड एड्रेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये कन्वर्ट हो जाती है एनएडीएच में, एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाती है। एक एनएडीएच के मॉलिक्यूल से हमको 3 एटीपी मिलती है, एक एनएडीएच के मॉलिक्यूल से हमको 3 एटीपी मिलती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब कन्वर्ट होगी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3-फॉस्फोग्लिसरिक
एसिड में। और यहाँ पे एक एडीपी, यहाँ पे एडीपी लगती है यानी कि एडिनोसिन डाई। अब देखिए यहाँ पे 1 और 3 दोनों कार्बन पे जो है फॉस्फेट ग्रुप है और सिर्फ इसमें 3 कार्बन पे फॉस्फेट है, यानी कि एक फॉस्फेट कहीं चला गया तो एडीपी जो होती है वो एक फॉस्फेट ले लेती है और बदल जाती है एटीपी में, यानी कि एनर्जी बन गई। एटीपी मतलब एनर्जी, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। अभी देखेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगी 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। और 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड बनने में भी एक एडीपी लगेगी और कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में। ये प्रोसेस होता है पूरा ग्लाइकोलिसिस का। आप ध्यान से इसको देखिए, इसको आपको याद भी करना है। ग्लूकोज कन्वर्ट होगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होने में एक एटीपी लगेगी, कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और एक एटीपी फिर लगेगी, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी और बना लेगी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट दो चीजों में टूटेगा, एक है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, आपस में बदलते रहते हैं, और जो एंजाइम इनको आपस में बदलता है उसको बोलते हैं ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। अब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एक NAD लेगी और NADH में कन्वर्ट हो जाएगी और बना लेगी 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, एक एडीपी लगेगी और यहाँ जो 1 कार्बन वाला फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, यानी कि एडीपी यहाँ 1 वाले कार्बन वाले फॉस्फेट को लेके एटीपी बना लेगी। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। यहाँ पे H2O का एक मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ पे H2O का एक मॉलिक्यूल निकलता है और 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बन जाता है। अब 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड फिर से एडीपी आएगी और इसका वाला 2 कार्बन पे जो प्रेजेंस है फॉस्फेट ग्रुप उसको ले लेगी और कन्वर्ट हो जाएगी पायरुविक एसिड में। ये पूरा प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस का। मैंने आपको बताया कि हम लोग एनर्जी जिस फॉर्म में यूज करते हैं उसको बोलते हैं एटीपी, यानी कि एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एटीपी के फॉर्म में ही हम लोग एनर्जी को यूज करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ग्लाइकोलिसिस चाहे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो, चाहे क्रेब्स साइकिल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, इन सब प्रोसेस में लगभग एटीपी यूटिलाइज भी होती है एटीपी बनाने के लिए। मतलब कि एटीपी खुद यूज होती है एटीपी के फॉर्मेशन में, इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। अभी एक बात और ध्यान देने की है कि ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं। यहां तक तो ये स्टेप एक बार होती है, लेकिन यहां से ये स्टेप 2 बार होती है, यहां से ये स्टेप 2 बार होती है। इससे भी पायरुविक एसिड बनेगा और इससे भी कुछ बनता है। मतलब कि यहां तक ये स्टेप ग्लाइकोलिसिस की एक बार होगी और यहां से इस वाले ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस 2 बार होगी, यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा। अभी आप देखिए कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में एक एटीपी लगी और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनने में एक एटीपी और लगी, यानी कि टोटल कितने 2 एटीपी यूटिलाइज हो गए ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। 2 एटीपी लगी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। अभी देखिए जो NADH है, मैंने आपको अभी बताया कि जो NADH मॉलिक्यूल होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में इसीलिए एनर्जी ज्यादा मिलती है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। और जो NADH वगैरह है, NADH होता है, क्रेब्स साइकिल में FADH भी बनेगा। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं, जहां से इनसे एटीपी बनती है। यहीं पे इनसे एटीपी नहीं बनेगी,
इनसे एटीपी बनेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इसीलिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं उनमें कम एनर्जी बनती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चलती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चलती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। बाकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस दोनों में कॉमन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है। अभी हम देखते हैं कि हमको कितनी एटीपी यूज हुई और कितनी एटीपी मिली। तो एक एटीपी यहाँ, एक एटीपी यहाँ, यानी कि 2 एटीपी यूज हो गई। अब ये NADH अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये NADH जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और इससे बनेगी एटीपी। अब मैंने ये भी बताया कि एक NADH मॉलिक्यूल से 3 एटीपी बनती है, तो 3 एटीपी यहां से मिला, एक एटीपी ये बना, एक एटीपी ये बना, प्लस 2 एटीपी, कितने हो गए टोटल 5 एटीपी। लेकिन मैंने ये भी बताया कि यहां से ये प्रोसेस 2 बार होती है, यानी कि 5 × 2 = 10 एटीपी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बनेगी। यानी कि 2 एटीपी यूटिलाइज हुए और 10 एटीपी फॉर्म हुए। 2 एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, यहां से यहां तक प्रोसेस एक ही बार होती है और यहां से यहां तक प्रोसेस 2 बार होती है। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि यहाँ 1 एटीपी, यहाँ 1 एटीपी, तो यहाँ तो दोनों अगर 2 बार होते हैं तो 4 एटीपी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। यहां से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से पायरुविक एसिड बनने में 2 बार ये स्टेप होते हैं। यहां से यहां तक 5 एटीपी बनती है, यानी कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 बार होगी ये स्टेप, तो टोटल 10 एटीपी फॉर्म होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तभी इससे एनर्जी मिलेगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेनिफिट कितने का हुआ? बेनिफिट हुआ टोटल 8 एटीपी का ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से। टोटल 8 एटीपी का फायदा हुआ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से एरोबिक रेस्पिरेशन में। अभी एनारोबिक में बात करें, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस सिर्फ होती है और बाकी तो कोई स्टेप्स होते नहीं है। तो 1 एटीपी यहां लगी, 1 एटीपी यहां, यानी कि 2 एटीपी यूटिलाइज हुई और बनेंगे कितने? एक ये बना, एक ये बना। अगर यही 2 बार होगा तो 2 और 2 हो जाएगा, यानी कि 4 एटीपी फॉर्म हुई, 4 एटीपी फॉर्म हुई। अभी ये NADH से तो एटीपी मिलेगी नहीं, क्योंकि NADH से एटीपी मिलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। तो टोटल अब अगर यही 2 बार होगा तो 2 यहां बनेगा, 2 यहां बनेगा, टोटल 4 एटीपी बनेंगे। तो बेनिफिट कितने का हुआ? बेनिफिट हुआ 2 लग गई और 4 बनी, तो फायदा कितने का हुआ? टोटल 2 एटीपी का फायदा हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन में और टोटल 8 एटीपी का फायदा हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये है कंप्लीट डिटेल आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस में इतने ही सारे स्टेप्स होते हैं, इतने एंजाइम्स होते हैं, और भी एंजाइम्स होते हैं, कई सारे एंजाइम्स होते हैं। 10 स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है। यह प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में 8 एटीपी का फायदा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एटीपी का फायदा होता है। तो ये होती है पूरी प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की। तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को आप डिटेल में देख चुके हैं। मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 8 एटीपी का फायदा होता है, क्योंकि 2 एटीपी यूटिलाइज भी होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एटीपी का फायदा होता है, क्योंकि जो NADH बनती है वो जाकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 एटीपी बनाती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। अब आगे यहीं पे आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन समाप्त हो गया, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एटीपी बनेंगे। अब आगे के जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे एरोबिक रेस्पिरेशन के हैं
और जो ग्लाइकोलिसिस के बाद दूसरा स्टेप है वो है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये सारे स्टेप्स नहीं होते हैं। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से पायरुविक एसिड बना था, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो पायरुविक एसिड बना था, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए में, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, और यहां पे इस कन्वर्जन में एक NAD लगेगी, NAD लगेगी और NAD कन्वर्ट हो जाएगी NADH, NAD2H में, और यहां से एक CO2 गैस भी रिलीज होगी। कुछ टर्म्स आप जान लीजिए, जैसे कि अगर लिखा है कहीं डी कार्बोक्सिलेशन तो वहां पे कार्बन निकलेगा, यानी कि कार्बन के मॉलिक्यूल निकलेंगे। कार्बन के मॉलिक्यूल मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो डी कार्बोक्सिलेशन है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, डी मतलब निकलना, विलग हो जाना, अलग हो जाना, तो डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, निकलेगी यहां से। अगर कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजिनेशन तो हाइड्रोजन गैस जुड़ेगी, और अगर कहते हैं कार्बोक्सिलेशन तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो ये प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में, जिसमें पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, इसको एसिटिल कोएंजाइम ए बोलते हैं, और एसिटिल कोएंजाइम ए जाएगा आगे क्रेब्स साइकिल में, और NAD कन्वर्ट होती है NAD2H में, यानी कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से कितनी ATP मिलेगी? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से अब चूंकि एक NAD के मॉलिक्यूल से 3 ATP, एक NADH मॉलिक्यूल से 3 ATP बनती है, और ये चूंकि पायरुविक एसिड 2 बने थे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, तो 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट होंगे 2 एसिटिल कोएंजाइम ए में, यानी कि 2 बार स्टेप चलेगी तो 2 NADH बनेंगे, तो 2 NADH से कितने मिलेगी? 6 ATP। अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे तो, अगर ये ETS में जाएगा तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से टोटल 6 ATP बनती है, टोटल 6 ATP बनती है। ये हो गई बात ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की। आज के लेक्चर में यहीं तक। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्रेब्स साइकिल को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ रेस्पिरेशन वाले पोर्शन को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।